नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ ने अब राज्य में अपनी जिलों के स्तर पर अपनी टीम बनाना शुरू किया है। और वैसे तो ये संगठन के स्तर पर टीम बनती है, लेकिन संगठन में भी योगी आदित्यनाथ कितने हावी हैं। और दरअसल जो टीम बनी है उसमें सवर्णों को जिस रूप में मौका दिया गया है, जिस रूप में उन्हें शामिल किया गया है, उससे एक संदेश भी बीजेपी ने साफ दिया है। कहीं ना कहीं दलित समाज जो है वो कैसे इस पूरी टीम में पिछड़ गया है, क्यों दूर है। यहाँ पीडीए का नारा जो अखिलेश यादव का है, वो कहीं ना कहीं इसमें कोई फैक्टर है, या बीजेपी उत्तर प्रदेश में साफ संदेश दे रही है कि उनकी रणनीति 2027 से पहले क्या है। हालांकि 26 में भी चुनाव, 27 में भी चुनाव और 25 में भी वहां पर स्थानीय निकायों के चुनाव से लेकर विधानसभा और उसके बाद विधानसभा की जंग में योगी आदित्यनाथ सबसे अहम किरदार। तो सवाल यही है। हमारे खास मेहमानों के साथ प्रशांत देव, हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़े हैं, विवेक पांडे प्रवक्ता बीजेपी के, धर्मेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, प्रमोद गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार, आलोक पांडे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम प्रशांत देव जी आपसे ही करेंगे। उत्तर काल में कोशिश है उन सवालों के जवाब ढूंढने की, उत्तर ढूंढने की, जो उत्तर प्रदेश की सियासत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और जनता को कंफ्यूज कर रहे हैं। योगी की नई टीम में सवर्णों को बड़ा मौका क्या है, ये 2027 का सीधा सीधा इशारा। क्या बीजेपी ने अखिलेश की पीडीए की काट खोज ली है और ये काट काम भी आएगी? क्या बीजेपी ने अखिलेश यादव जिस तरह से लोकसभा में शिकस्त दे चुके हैं, विधानसभा में उसके खिलाफ या उसके अगेंस्ट ये कोई नया फॉर्मूला तैयार किया है? शुरुआत प्रशांत देव जी आपसे ही करते हैं, क्योंकि आप वहां पर बैठकर करीब से जब देख रहे हैं, तो इस पूरी की पूरी टीम में क्या संदेश आपको समझ में आ रहा है? जी, मीना जी नमस्कार। देखिए आपने सवाल की शुरुआत योगी आदित्यनाथ से की है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी टीम बनाई है। तो सवाल वही खड़ा हो जाता है, क्या ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की टीम है? क्या ये संघ की टीम है या केंद्रीय नेतृत्व की टीम है? खैर, 70 में से 68 के नाम अनाउंस हुए हैं जिला अध्यक्ष के। जिला अध्यक्ष के नाम के अनाउंसमेंट की चर्चा इससे पहले कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने नहीं देखी कि इस तरीके से इतने व्यापक तौर पे अनाउंस हो नाम और उसकी चर्चा हो। खैर, अब जैसे कि आने वाले समय में लगातार चुनाव है, बीजेपी हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। जैसे ही ये लिस्ट मैंने देखी और चूँकि मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके से आता हूँ, पूर्वांचल से, जहाँ पे बीजेपी बहुत कमज़ोर है और समाजवादी पार्टी का यहाँ पे अपर हैंड रहता है। तो आप पूरी लिस्ट में आप देखिएगा तो जो मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो पॉइंट वो ये देखा मैंने कि दलितों का प्रतिनिधित्व इसमें बहुत कम है, सबसे कम है, सबसे ज़्यादा मतलब सवर्ण है, उसके बाद 25 ओबीसी हैं और उसके बाद दलित मात्र 6 हैं। और पूरे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, दिल्ली से मतलब नोएडा से लेकर के जहाँ हम बैठे हैं गाज़ीपुर तक, तो इसमें इनकी भूमिका ठीक-ठाक से है। पूरे प्रदेश में 21% की आबादी है, वोट बैंक की आबादी 21% की दलित की है। ये बात सच है कि 10 से 13% का वोट बैंक इंटैक्ट रहता है बहुजन समाज पार्टी में, लेकिन उसका जो बचा हुआ वोट बैंक है, बीजेपी को 2017 से मिलना शुरू हुआ है। 17 में मिला, 22 में मिला, 19 में मिला, लेकिन शायद 24 में वो संविधान के मुद्दे पे छिटक गया और नतीजा सबके सामने में कि 24 में किस तरीके से। तो क्या चूंकि हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं और बीजेपी एक बहुत बड़ा संगठन बन चुकी है, बहुत बड़ी पार्टी है, सरकार चला रही है, तो क्या ये कोई चूक हुई है या भविष्य को लेकर के एक नई स्ट्रेटेजी का पार्ट है, ये अभी समझना बाकी है। लेकिन अभी मैंने जब कई लोगों से बात की, तो जो भी दलित नेता हैं, तो उनके मन में, बीजेपी के, उनके मन में ये सवाल है कि उनको प्रतिनिधित्व बहुत कम मिला है। तो किसी को कम करके किसी को खुश करने की कोशिश की, हालाँकि ये मेयर का चुनाव नहीं है, नगरपालिका का चुनाव नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, जिसमें टिकट के लेकर के सब लोग आशान्वित रहते हैं, सबको उसी की मारा-मारी होती है। फिर भी संगठन की जो रचना की जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा आप देखिए जो लिस्ट है, उस लिस्ट के मुताबिक 39 सवर्ण हैं, 19 ब्राह्मण, 10 ठाकुर, 3 कायस्थ, 2 भूमिहार, 4 वैश्य, 1 पंजाबी, फिर 25 ओबीसी हैं, जिसमें यादव, बढ़ई, कश्यप, कुर्मी, कुशवाहा, मौर्य, पिछड़ा, वैश्य,
और पाल, राजभर, सैनी, रस्तोगी, जाट, गुर्जर, जुआ, तेली, धोबी ये ओबीसी से हैं। और एससी में 6 दिए गए, इसमें धोबी, कठेरिया, कोयरी और पासी वर्ग से 3 जिला अध्यक्ष हैं। तो ये एक बात जो है समझ में फिलहाल नहीं आती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी समय और बीतेगा तो कुछ उसके उत्तर और मिले, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि इस लिस्ट में दलितों जी जी, को उतनी तरजीह नहीं दी गई है, आप सबने जबकि सुना ये होगा, बीजेपी का आप बड़ा सबने रैंक सुना है। होगा प्रशांत देव जी कि नितिन गडकरी का बयान था कि जो लेगा नाम जात का वो खाएगा लात, कुछ इस तरह का सोशल मीडिया पे बड़ा हाँ, चल रहा है। लेकिन देखिए विडंबना कि हम एक एक करके जिला अध्यक्ष की गिनती, कायस्थ, स्वर्ण में भी ब्राह्मण और मीना जी, तमाम जो उत्तर प्रदेश की सियासत को, जो हकीकत है, कड़वी हकीकत है, सच्चाई मीना है, जी, उत्तर इसी प्रदेश की चीज सियासत के अलावा मैं तो कहता हूँ बीजेपी का जो ये नारा है, सबका साथ सबका विश्वास, परफॉर्मेंस, डिलीवरी, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन चुनाव आने पे जाति समीकरण इन सब पे भारी पड़ जाता है। भारी पड़ आप जाता है। देखिए और हाँ, टिकट बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसे में आलोक पांडे जी, जहां से हमने शुरू किया था, क्योंकि इस सवाल को टाल कर हम इस पूरी गणित को समझ नहीं सकते। मुद्दा संगठन का है, लेकिन चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। तो सवाल ये आलोक पांडे जी कि इसमें ये जो पूरी लिस्ट है, इसमें ये जो संदेश है, ये योगी आदित्यनाथ का संदेश है, संघ का संदेश है, बीजेपी का संदेश है, या सबका संदेश है? देखिए, इसके लिए हमें योगी जी की जो कैबिनेट है मार्च 22 में जो बनी थी उसको देखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 22 में दोबारा सत्ता में आई थी तो कितने लोगों को उसने अपने कैबिनेट में जगह दी थी। 21 सवर्ण है, 20 ओबीसी थे और जहां तक कुछ याद है तो 9 दलित थे। तो ऐसा नहीं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी का अगर देखें तो सबसे ज्यादा वोट किसका मिलता है। अगर आप वोट प्राप्त करें, जाति के आधार पर बात करें, वैसे तो मानता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन में उनको झोंकती है जो परफॉर्म करते हैं। और जब सत्ता की मलाई आती है, जब मिनिस्टर दे आते हैं, तो अगर आप पूरे देखे ओबीसी और एससी, तो सबसे ज्यादा अगर किसी के पास विधायक और सांसद है ओबीसी एससी की, तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन जहां पर झोंकने की बात है, जहां पर त्याग की बात है, जहां पर जूझने की बात है, वहां फिर सबको सवाल याद आते हैं। अब बताइए, नेता प्रतिपक्ष बना था समाजवादी पार्टी का, पीडीएफ पीडीएफ भाई इतना कहते हैं, लेकिन क्या पीडीएफ से नेता प्रतिपक्ष बनाया उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने? मात्र प्रसाद पांडे को बनाया। तो इसलिए जब भी संगठन में शक्ति झोंकने की बात आती है, त्याग की बात आती है, सबको सवाल दिखता ही है, ऐसा कुछ है नहीं नया। और जब विधायक को सांसद बनाने की बात आती है, उसमें जरूरत से ज्यादा कुछ जाति समीकरण देखा भी जाता है, और वो भारतीय जनता पार्टी भी देखती है, जिसमें वो ओबीसी लेटर इस भारतीय सरकार में अगर आप देखें या उत्तर प्रदेश सरकार में भी देखें, तो ओबीसी की बहुत बड़ी संख्या में मिनिस्टर मिलेंगे आपको, कद्दावर ताकतवर मिलेंगे। तो मैं तो हमेशा इस मामले में भाजपा की आलोचना करता हूं कि जब झोंकने की बात आती है तो वो सवर्णों को आगे कर देती है, और जब मलाई मिलने की बात आती है तो फिर ओबीसी नेता ज्यादा ताकतवर के होके निकलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तो हमेशा रणनीति रही है, इसमें तो मैं बड़ा आश्चर्य नहीं मानता। आश्चर्य तब होता जब झोंकने की बात आती, जब जमीन में लड़ने की बात आती है, सवर्णों को भरोसा न करके उसी तरह से भी इनको जिला अध्यक्ष बनाती जिस तरह से वो टिकट देती। जी जी मीना जी, दोनों प्रवक्ताओं के पास मैं आऊंगी, उससे पहले प्रमोद गोस्वामी जी, आपने प्रशांत जी को भी सुना और आलोक जी को भी सुना। बीजेपी के लिए ये जो नैरेटिव है ये कहीं ना कहीं सच्चाई है, और इसीलिए इसको बैलेंस करने का प्रयास भी पिछले चुनावों के बाद किया गया, लेकिन उसके बाद भी ये हकीकत है। तो इसका मतलब क्या ये समझा जाए कि अब जो अध्यक्ष पद की कुर्सी है वो किसी दलित को दे के बीजेपी चौंका भी दे और बैलेंस भी कर दे? मीना जी, बीजेपी के लिए ये बात आप कह रहे हैं, इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जिस ढंग की टीम बनाई है, पहले तो ये कि जो प्रशांत जी ने कहा कि योगी जी, ये योगी जी की टीम नहीं है, ये आरएसएस की भी है, केंद्रीय नेतृत्व की भी है, भाजपा संगठन की भी है, और योगी जी की भी उसमें सहमति है। क्योंकि इसलिए मुझे मालूम है, जो यहाँ राजनीतिक गलियारे में चर्चा रही कि योगी जी
कि कुछ असहमत के कारण ये भी डिले हुआ, और भी कारण थे, ये भी एक कारण उसमें एक शामिल है कि योगी जी भी उसमें संगठन में जो ऐसे लोग थे, सक्रिय थे, उनकी पसंद के थे, उनको रखना चाहते थे। शायद वो इसमें दिल्ली भी 2-3 बार गए और इस मामले को लेकर वहां बातचीत हुई। तो ये सभी लोगों का सामूहिक, और ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक जो कैडर बेस्ड पार्टी है, और जिस ढंग से उसका अपनी कार्यशैली है, उसमें सभी लोगों को उसमें लिया गया है, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, जो आपकी आशंका है, ऐसा मैं भी समझता हूं कि भले ही एससी हो न हो, एससी होगा या बैकवर्ड होगा, क्योंकि मतलब सरकार में भी ब्राह्मणों को रखा गया है, जैसे डिप्टी सीएम के रूप में ले लें ब्रजेश पाठक है, इसमें भी संगठन में भी जो अभी तक 70 हुए हैं, शायद 68 कह रहे हैं प्रशांत जी, मैं समझ रहा था शायद 70 हुए हैं, तो वो भी मालूम, तो उसमें भी ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, और अब की ठीक ठाक दिया गया है अपेक्षाकृत। हालांकि 36 है, उसमें बहुत से मतलब कायस्थ भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, ब्राह्मण भी हैं, उन लोगों को शामिल करके दिया गया है। तो अध्यक्ष जो है वो भी ओबीसी या दलित में से कोई हो सकता है। देखिए मीना जी, उत्तर प्रदेश की पिछले लगभग 2.5-3 दशकों से जो राजनीति है, वो पूरी तरीके से जातिगत राजनीति है, जो उसी हिसाब से सारे संगठन का भी, सरकार का भी जो गठन होता है, उसमें इन जातियों के समीकरणों को वरीयता दी जाती है, और स्वाभाविक भी है। तो उस लिहाज से ये एक ढांचा तैयार किया गया। अभी हमारी समझ से शायद 98 जिले हैं अभी, और 28 जिले या 26 जिले के और अध्यक्ष निर्वाचित होने हैं, तो उनकी प्रक्रिया भी चल रही है। देखते हैं कि उसमें क्या करते हैं। कहा तो ये भी है पांडे जी ने कि अब इसमें ओबीसी लोगों को और इसमें महत्व दिया जाएगा, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुई थी कल, और उसमें उन्होंने जो ब्रेकअप दिया था, तो उस लिहाज से तो अब देखिए आगे बाकी जो रह जाते हैं जिले, जो भी रह जाएंगे, उनमें क्या क्या स्थिति बनती है। लेकिन जो ब्राह्मणों का देने का एक कारण ये भी, जहां तक मैं समझता हूँ, कि जो समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, उन्होंने जो पीडीए का गठन किया और लोकसभा के चुनाव के दौरान उन्होंने जिस ढंग से समीकरण बैठाए, उससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर बल जरूर आए कि ये कहीं नुकसान न राजनीतिक रूप से 27 के चुनाव में हमको दे दे। दूसरे, समाजवादी पार्टी ने जो नेता प्रतिपक्ष है वो ब्राह्मण को दे दिया, तो एक ये भी संदेश देने की कोशिश की समाजवादी पार्टी ने कि पीडीए के साथ साथ वो ब्राह्मणों को भी, वो हालांकि वो प्रतीकात्मक है, वो बात अलग है, लेकिन एक संदेश, राजनीति तो संदेशों की होती है, परसेप्शन की होती है, तो वो परसेप्शन बनाने की कोशिश की है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो हमने ब्राह्मण को बनाया है, तो हमारे लिए ब्राह्मणों के लिए भी एक मन में स्थान है। तो शायद इस बात को ध्यान में रखते हुए, और इधर एक बात और भी थी, इसलिए भी ब्राह्मणों को जहां तक मैं समझता हूँ कि वेटेज थोड़ा सा दिया गया है, कि इधर योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो क्षत्रियों को वेटेज मिलना शुरू हुआ, ऐसी बात कही जाती है, चाहे वो अधिकारियों की पोस्टिंग में हो, चाहे और चीजें हो, उन सारे को लेके उससे ब्राह्मणों में कहीं ना कहीं तलखी थी थोड़ी बहुत, और वो अंदरूनी तौर पर। तो शायद उसको भी केंद्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने समझा कि कहीं वो नाराजगी उसको क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच, और ये 36 के आंकड़े रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ब्राह्मण और क्षत्रियों का, तो शायद उसको भी ध्यान में रखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच एक टकराव की स्थिति में पार्टी को नुकसान हो जाए 27 में, तो इसलिए भी ब्राह्मणों को एक वेटेज दिया गया है। आगे क्या होता है अध्यक्ष, ये देखने की बात होगी। बाकी और जो 36 जिलों के रह गए हैं, उनके बाद क्या समीकरण होते हैं। प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं। जी प्रशांत जी, मैं आपके पास आऊं, दोनों प्रवक्ता इंतजार कर रहे हैं, दोनों प्रवक्ताओं को सुन ले। जी जी बोले। एक लाइन बस, ये मैं रेफरेंस करते मीरा जी आपको भी याद दिलाना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम जब हम लोग डिबेट कर रहे थे दिल्ली पे, तो हम लोगों ने एक सवाल खड़े किया था, महिला प्रतिनिधित्व तो बहुत कम है, और उसका नतीजा ये निकला कि महिला मुख्यमंत्री बन गई। हाँ जी जी मैं जी बस यही कह रहा था, बाकी आगे फिर अभी
और प्रवक्ताओं की बात सुन रहे थे। प्रशांत जी, मुझे तो पत्रकारिता में मेरे जो साथी और आप वरिष्ठ लोग हैं ना, उनमें मैं बदनाम हूँ इस बात के लिए कि मैं हर जगह महिलाओं का मुद्दा बीच में कहीं न कहीं डाल देती हूँ। तो मैं हर बार पूछती हूँ बीजेपी के लोगों से, भाई आपके कौन से प्रदेश में अध्यक्ष महिला है, जरा बता दो एक नाम। कौन से प्रदेश में मुख्यमंत्री महिला है? शायद मुख्यमंत्री बना दिया। नहीं, मेरी बात सुन के तो पता नहीं, लेकिन कोई बार बार हैमर करता है तो सवाल तो उठता ही है। और दिल्ली में तो वैसे भी अपेक्षित था, दिल्ली में पहले से मुख्यमंत्रियों का महिलाओं का एक रिकॉर्ड था और दिल्ली में ये कहीं ना कहीं संदेश की राजनीति। अब बीजेपी कम से कम इज्जत बचा सकती है कह के कि भाई हम देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हमारे इतने राज्यों में सरकारें, एक तो मुख्यमंत्री महिला भी है, कोई एहसान नहीं किया। बहरहाल विवेक पांडे जी, मुद्दा ये है कि संदेश की जो राजनीति इस वक्त की जा रही है और ये जो नई टीम के गठन में जो संदेश दिया गया है, इससे जैसे आलोक पांडे जी ने कहा कि आप यहाँ पर तो सवर्णों को खुश कर देंगे और जब बारी आएगी उन्हें उपहार या उनका इनाम देने की, तब वो पिछड़ जाएंगे। ये इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन का जिक्र प्रमोद गोस्वामी जी ने किया और प्रशांत देव जी ने जैसा कहा कि भाई अध्यक्ष अगर बना देते हैं तब भी वो बेचारे सवर्ण वहीं के वहीं रह जाएंगे। विवेक पांडे जी, देखिए, मंच पे आसीन जितने भी सम्मानित वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, सभी को मैं प्रणाम समर्पित करूंगा। और ये बात बिल्कुल जायज है कि अभी तो देखिए 70 जिलाध्यक्ष घोषित हुए हैं, 28 अभी बाकी हैं। उस 28 में भी आपको करामात और चमत्कार देखने मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए संगठन सत्ता का रास्ता तय करता है, सत्ता संगठन का रास्ता तय नहीं करती। इसीलिए जब संगठन की घोषणा होती है, जब जिलेवार संगठन की घोषणा की जाती है, तो योग्यता के आधार पे जनता में किस तरह की लोकप्रियता है, उसके आधार पे हर कई मापदंडों को निर्गित करते हुए इस तरह से जिलाध्यक्षों की घोषणा होती है। इसी वजह से इसको घोषित करने में डिले लगा और 28 जिलों में अभी भी डिले है। 28 जिलों में अभी भी फाइनल नहीं किया गया है, क्योंकि सारी जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट, पूर्व जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट, फिर तहसील स्तर पे किसकी क्या लोकप्रियता रही, किसके क्या कार्य रहे, किसके ऊपर किस तरीके के दाग रहे, कौन बेदाग रहा, सारे आकलन करने के बाद जिलाध्यक्षों की घोषणा की जा रही है। प्रयास ये है कि जिस तरीके से एक अभी बात आई थी मैसेज देने की, भाई नैरेटिव सेट करने की बात होती है, भाई हम कम से कम ऐसे लोगों को ला रहे हैं जो कम से कम अपनी जातियों के आधार पर जनता के बीच में, समाज के बीच में सहभागिता रखते हो हर जाति के मध्य में। और जहां तक बात केवल और केवल ब्राह्मण या सवर्ण की आ रही है, तो भाई ये तो तय है ना कि सवर्ण और ब्राह्मण ने हर समाज को साथ लेकर के चलने का कार्य किया है। आज अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों की बात करें तो देखिए ना किस तरीके से, केवल जैसे उदाहरण लेते हैं समाजवादी पार्टी, पीडीए तक सीमित है। पीडीए के अंदर भी पीडीए वालों को ये न्याय दिलाने के लिए आवाज नहीं उठा रहे और ना ही पीडीए वालों को एकत्र कर पा रहे हैं। मायावती जी के ही पार्टी की स्थिति देख लीजिए। एक सीमित मानसिकता, सीमित जातियों की जब आप राजनीति करेंगे तो कहीं ना कहीं आप सिमटने लगेंगे सत्ता के गलियारों में, सामाजिक गलियारों में। राजनीति करेंगे, सीमित नहीं करेंगे। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, बहुत पेशेंस रखा है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आज हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार है उनका दिन ज्यादा है, वो ज्यादा पैनी नजर उनकी है। और जैसा प्रशांत जी ने कहा था, विवेक जी से मैं ये सवाल भी करूंगी और बहुत मुश्किल होगा उनके पास जवाब। पूरे देश में जिलों की संख्या को गिन लो और महिलाओं की संख्या को गिन लो कि किस प्रदेश के किस जिले में महिला प्रदेश जिला अध्यक्ष है, बड़ी मुश्किल हो जाएगी कहाँ प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, इस पूरी टीम से जो बीजेपी ने इस वक्त बनाई है प्रदेश में और आगे भी बन रही है, बीजेपी का संदेश साफ है। ये संदेश कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी से पहले, हालांकि लोकल बॉडीज के चुनाव पर भी उसका असर लाजमी है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है इससे? पार्टी, आपका जो पीडीए का नारा है उसको कितना इससे आप, मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना स्पष्टता कर दी है, आपको लगता है? मीना जी, थैंक यू। आपके सभी पैनलिस्ट को, आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार, होली की और शुभकामनाएं, रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद। देखिए, ये तो किसी भी राजनीतिक दल का अपना प्रिविलेज है कि वो अपने संगठन में किन लोगों को और किस आधार पर रखता है। लेकिन सही वर्तमान समय में इसलिए ये महत्वपूर्ण हो गया इस पर चर्चा होना कि भारतीय जनता पार्टी पिछले कई महीनों से लगातार जिलाध्यक्ष को लेकर के पसोपेश में रही और हाइप क्रिएट करती रही कि हमको अब ये होना, कई बार इनकी डेट भी आगे बढ़ी, कई बार प्रभारी ये हो, इन्होंने काफी
क्रिएट किया। लेकिन रियल में देखा जाए तो जब सूची जारी हुई तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इनका जो दोहरापन था वो दिख गया। अब दोहरापन किन सेंस में, ये बड़े जोर शोर से, आपको याद होगा, विशेष रूप से आपने उस पर डिबेट भी किया था, हमें याद है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम अथवा महिला आरक्षण विधेयक 2023 लेकर के आए थे। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, और ये कह रहे लागू कब होगा, जिसका अभी अता पता नहीं है। ये कब लागू होगा ये पता नहीं, मोदी जी के काल में लागू होगा कि मोदी जी के उत्तराधिकारी के काल में, ये स्पष्टता इन्होंने नहीं की। तभी हम लोग कह रहे थे कि अगर इनकी नीयत सही है तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिए जाने वाले लोकसभा के टिकटों में, भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में बनाए जाने वाले मुख्यमंत्री, मंत्री या अन्य राज्यों के विधानसभाओं में दिए जाने वाले टिकटों में यदि नीयत सही होती तो उस 33% महिला आरक्षण का पालन करते। लेकिन बड़ा दुख हुआ जब इनकी सूची जारी हुई तो 70 में 6 शायद महिलाएं हैं। दूसरी बात है पीडीए को लेकर 5 है जी, प्रमोद जी थैंक यू, 5 है। इसका प्रतिशत आप मीना जी देख सकते हैं क्या हो सकता है। हमको लगता है 6% से ज्यादा नहीं हुआ, मतलब वो जो 1/3 था उसके भी तिहाई तक नहीं पहुंचे। दूसरी बात भाई, बड़ा हाइप, इनको बड़ा डर था। हम जब पीडीए के नाम लेते थे और हमने कई बार कहा कि पीडीए में हमारा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिलाएं, मार्जिनलाइज, अगड़े, जो मुख्य धारा से कटे हुए, उनको सबको लेकर के हम साथ चलना चाहते हैं। माता प्रसाद पांडे जी बड़े योग्य हैं, ये कहना कि वो दिखावा है उस पर हमें सख्त आपत्ति है। बड़े योग्य हैं, कई बार 7 बार एमएलए रहे, विधानसभा का में अध्यक्ष का मतलब आसन सुशोभित कर चुके हैं, और बड़ा शानदार उनका ट्रैक रिकॉर्ड है अच्छा सदन चलाने का, लोगों को सामंजस्य तालमेल साथ लेके चलने का। ऐसे अनुभवी व्यक्ति को अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया तो उस पर ये आपत्ति करना कि नहीं वो दिखावा है, भाई ये तो हम फिलहाल आपकी विचारधारा हो सकती है। हमारे लिए हमारे विधानसभा के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संसद में जाने के बाद सबसे योग्य, सबसे वरिष्ठ हमारे नेता थे और लगातार जीत के आ रहे हैं, इसलिए उनको बनाया गया कि वो हमको एक दिशा दे सके सदन के अंदर कैसे चलना है, कैसे मुद्दों को उठाना है। आते हैं पीडीए पर। भारतीय जनता पार्टी ने दलितों का, देखे नाम तो बहुत लिया, मोदी जी कह रहे थे दलितों के लिए हम जिएंगे मरेंगे। इनको लगा जब 2024 में झटका भी लगा, इनकी जो पोल खुल गई, उसके बाद भी दलितों के प्रति इनके मन में नफरत का आप ये आगाज देख सकते हैं कि दलितों की भी संख्या शायद अधिकतम 6 है इन 70 की सूची में। भाई दलितों को उसके साथ भी न्याय नहीं किया। पिछड़ों की जो स्थिति, मीना जी अब कई जगह का नाम नहीं लूंगा, आप देखिए एक जो इन्होंने एक कोटा पूरा करने के लिए अपना बनाया भी है, किस तरह के लोग बनाया है। एक मथुरा में बनाया है राजू यादव को, अब वो देख लीजिए उनके बारे में इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्या कह रहे हैं, किस तरह से वहां धरना प्रदर्शन हो रहा है, और 1-2 जगह का है जहां पर विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सच ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सूची 70 लोगों की जारी हुई है, मैं फिर कह रहा हूं मीना जी, उनका प्रिविलेज है किसी को बनाए, वो संगठन का उनका मामला है। लेकिन आज पार्टी के बाहर से, चाहे एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते, चाहे एक सामाजिक आदमी के नाते, जब हम उसकी समीक्षा करेंगे तो ये इन्होंने न पिछड़ों के साथ न्याय किया है, न दलितों के साथ न्याय किया है, न देश की आधी आबादी के साथ न्याय किया है। और अच्छा, तो इनके किसके साथ आचरण में किया है? धर्मेंद्र जी किसको न्याय दिया ये तो बताओ। ये तो देखिए, सत्ता का जिलाध्यक्ष क्या होता है, इनको ये वही है जो मलाई बांटने के लिए अपने लोगों में बांट रखे हैं। ये किसके तमाम इनके जो अंतर विरोध नहीं, धर्मेंद्र जी ये मीना अपने जी, लोग कौन है, अपने लोग कौन है, मीना, किसके साथ न्याय किया बीजेपी ने? हाँ मीना जी मैं बता रहा हूँ, मीना जी ऐसा है कि इनके अंदर इतने अंदर विरोध है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भाई आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं, जानते हैं कि केंद्र बनाम राज्य में कितना खींचातानी है। केंद्र की सत्ता और उत्तर प्रदेश की सत्ता में जो जोर आजमाइश पिछले कई सालों से चल रही, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सफर कर रहा है, उसी की मैं कह रहा हूँ, उसी की छाप उत्तर प्रदेश की जो ये इन्होंने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है, उस पर वही खींचतान दिख रहा है। कौन किसका अपना आदमी बना करके जिलाध्यक्ष के रूप में बैठा पाया है, ये वो परिलक्षित हो रहा है। किसी के साथ न्याय नहीं किया है, किसी के साथ भी न्याय नहीं किया, सवर्ण के साथ भी न्याय नहीं किया। विवेक पांडे जी खिचड़ी बना दी आपने धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की बात को माने। नहीं, न महिलाओं के साथ की जरूरत है आपको, ना आपको दलितों के साथ की जरूरत है। हमारे वरिष्ठ साथी, आदरणीय धर्मेंद्र जी, चूंकि ये बात कह रहे हैं कि न्याय नहीं किया गया, आदरणीय धर्मेंद्र जी को जरा पार्टी का इतिहास देखना चाहिए। आप तो अपनी पार्टी में ही न्याय नहीं कर पाए कि आपकी पार्टी के ही बड़े पदाधिकारियों को अलग पार्टी बनानी पड़ गई, आप न्याय की बात करेंगे? जरा आदरणीय धर्मेंद्र जी समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्षों की लिस्ट रख दे सामने,
जरा बता दें कि कितना न्याय किया है इन्होंने। अगर सवर्णों की ही बात कर ली जाए तो समाजवादी पार्टी में ही सवर्णों का कितना सम्मान है, ये कोई छुपा हुआ नहीं है और ये कोई छुपी खबर भी नहीं है। राजनीतिक गलियारों से लेकर के मीडिया के गलियारों तक सभी को पता है कि किसका इस्तेमाल किस समय कितना किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, पीडीए जो आलाप रहे हैं, बात तो पीडीए की होती है। जरा बता दीजिए कि आपके शीर्ष नेतृत्व में कितने पीडीए के लोग हैं जिनको कि नेतृत्व दिया जाता है। प्रतीकात्मक की बात ना करिएगा, वास्तविक नियंत्रण जिनके हाथों में है, जरा उन्हीं का नाम ले लीजिए। सबसे बड़ी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब कोई कैडर बेस्ड पार्टी अपने संगठन की घोषणा कर रही है तो वो अपनी समीक्षात्मक घोषणा करती है, न कि नवरत्नों के आधार पे। इनके यहाँ तो नवरत्नों का भी चलन है भाई, नवरत्नों के आधार पे थोड़ी पार्टी डिसाइड करेगी। विवेक जी किसी और दिन करेंगे समाजवादी पार्टी की चिंता, आज तो जी बीजेपी की बात नहीं, बीजेपी की कोई चिंता नहीं। है। मैं तो कह रहा हूँ ना, अभी तो और लिस्ट आनी बाकी है, अभी तो लिस्ट आ जाती बल्कि आपको तो ये जब पूरी लिस्ट आ जाती तब आपको इस मुद्दे तो पे ये डिबेट तो करनी आप ही चाहिए। मानते हैं कि इस लिस्ट में थोड़ी चिंता है, इस लिस्ट में थोड़ी परेशानी है, इस लिस्ट में थोड़ा नहीं, परेशानी कंफ्यूजन नहीं है, है, समीक्षा की इसमें जा रही है। इसमें झुकाव है। समीक्षात्मक प्रोसीजर चालू है। अच्छे से अच्छे तो योग्य लोगों को लाने की उम्मीद है। लिस्ट आने से पहले ही समीक्षा, इसका मतलब पहले समीक्षा नहीं हुई? नहीं, समीक्षा हो रही है। जो समीक्षा हो चुकी थी उनकी घोषित हो चुकी है। जो अभी तक इन प्रोसेस है उसकी समीक्षा जिनकी चल रही है उनकी घोषित होने वाली है। अभी 2-3 दिन में आपको पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। सर आपने समीक्षा करके 70 घोषित कर दी, अब हम 70 की समीक्षा भी न करें। आप समीक्षा कर रहे ठीक है और मीडिया समीक्षा न करे, ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? मीडिया तो करेंगे, मीडिया बिल्कुल करे। मेरा कहना है कि जो विपक्षी राजनीतिक दल है वो नहीं कर सकते हैं अभी। नहीं, उनका भी अधिकार है। बहुत शानदार। नहीं मीना जी सूची उनका अधिकार है, आप दूसरों का अधिकार तो हम छीन लेंगे। जी बोले धर्मेंद्र जी। मीना जी मैं कह रहा सवालों का जवाब न होना अलग बात है, लेकिन अगर सवाल उठ जाएंगे, आपकी सूची जारी हुई, अगर उस पर समीक्षा हो रही तो आपको इतना नहीं, कितना न्याय किया है आप सुन तो लीजिए। अब आपके जिलाध्यक्ष, आप जरा बता दीजिए आपके जिलाध्यक्षों में अगर कितने सुन सवाल लेंगे हैं, जरा ये बता दीजिए। विवेक पांडे जी, सवाल पर सवाल नहीं होता है, सवाल का जवाब होता है। सुनेंगे तब तो जवाब सुन पाएंगे। जब आपके पास सवाल का जवाब नहीं होता तो फिर आप काउंटर क्वेश्चन करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन करने के लिए मुझे थोड़ा सा, मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरा काम भी है, मेरे लिए काम छोड़ दीजिए। तो प्रशांत देव जी, सवाल ये है कि इस पूरी लिस्ट को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता भी कहीं ना कहीं इस डिफेंसिव मूड में है, मतलब समझ में नहीं आ रहा उनको भी। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन अल्टीमेटली उनका कहना है समाजवादी पार्टी खुद देखे उन्होंने क्या किया, यानी कि हम क्या कर रहे हैं उस पर सवाल मत उठाइए। इसका मतलब प्रशांत जी, बीजेपी के भीतर, जैसे कि धर्मेंद्र जी बोल रहे थे, कुछ जगह पे विरोध प्रदर्शन खुल के बाहर भी आया। हालांकि बीजेपी में, आज की बीजेपी में ये आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी लोकसभा के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पटकनी दी है बीजेपी को, ऐसे में इस लिस्ट का आना और विधानसभा की तैयारी के मद्देनजर इस लिस्ट की अहमियत को कोई मतलब उस पर कोई सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जिलाध्यक्षों की लिस्ट इस तरह से पब्लिक इससे पहले नहीं हुई, क्योंकि इस तरह से पॉलिटिक्स भी पहले नहीं हुई जिस तरह से इस वक्त बीजेपी देश में कर रही है। बीजेपी को देखकर दूसरे राजनीतिक दल भी कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि ये लोग बहुत एडवांस 365 दिन राजनीति ही करते हैं, राजनीति ही सोचते हैं। और उसी का नतीजा भी है कि आज बीजेपी पूरे देश में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के सामने जो चुनौतियां हैं और बीजेपी की अंदरूनी खींचतान जो है, वो भी इस लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए, बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो रही है। भले ही जो भी प्रवक्ता हो भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, हम दोनों तरफ की किसी भी बात कीजिए तो ऐसा अभी वो बिल्कुल अपनी चूंकि जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उस तरह की बात करेंगे। लेकिन ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट इसलिए होती हैं कि अभी लिस्ट आई है और आवाजें अंदरूनी सुनाई देने लगी है। क्योंकि हम लोग जर्नलिस्ट हैं तो हमें बाहर की भी आवाज सुनाई देती है, अंदर की भी आवाज सुनाई देती है। बाहर क्या चल रहा है, अंदर क्या चल रहा है, यही जानना हमारा काम होता है। तो इस तरह की बातें होने लगी हैं अभी से, क्योंकि प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो सवाल ये नहीं कि प्रतिनिधित्व नहीं मिला, सवाल ये है कि इस नहीं मिलने से नुकसान कितना है, क्या जिसको मिला है उससे वो आप फायदा ले लेंगे। तो बीजेपी की बात, जब आप बात होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी जो जानी जाती है, जिसने अपना
अपना ये लगातार ही पैगाम देने की कोशिश करती है केंद्र से लेकर के नीचे जिले स्तर पे कि वो परफॉर्मेंस एंड डिलीवरी वाली पार्टी है, सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है। और परफॉर्मेंस मैं कहता हूं कि इस बात को या तो आप सरेआम स्वीकार कीजिए कि ये सच्चाई है और इस सच्चाई से हम अलग नहीं हैं। ये आपको स्वीकार करना, हर चुनाव में आप एक जाति समीकरण को साधते हैं, इसीलिए आप निषाद को साथ लेते हैं, पटेल को साथ लेते हैं, कुर्मी को साथ लेते हैं, कुशवाहा को साथ लेते हैं। अनुप्रिया पटेल जिसकी पूरे उत्तर प्रदेश में 2 से 3% वोट बैंक है, दोनों ही लोगों को पार्टी के मंत्री बना कर रखते हैं। तो ये एक सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और चाहे वो ये सच्चाई से भारतीय जनता पार्टी की नहीं, यही सच्चाई समाजवादी पार्टी की भी है। उनका MY समीकरण, बहुजन समाज पार्टी की जाइए तो उनका दलित समीकरण, तो इसी समीकरण के इर्द गिर्द सब लोग घूमते हैं। तो भाजपा भी अगर कर रही है तो कोई बुराई नहीं कर रही है, लेकिन इसको स्वीकार कीजिए कि ये सच्चाई है। आपको ये भले ही प्रत्याशी हार जाए, लेकिन आपको बिंद का ख्याल रखना है उत्तर प्रदेश में, आपको कुशवाहा का ख्याल रखना है, कुर्मी का ख्याल रखना है, दलितों का ख्याल रखना है, तो इन तमाम, और साथ साथ औरंगजेब का भी ख्याल रखना है उत्तर प्रदेश में। ये तमाम चीजें जो है, क्योंकि आपको सबका ख्याल रखना है, तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। ये सच्चाई, इस कड़वी सच्चाई को आप स्वीकार कीजिए। कहीं कोई मना नहीं करता कि अब दलित को या वो कास्ट पॉलिटिक्स सच्चाई है, इसको कोई अछूत थोड़ी है, सभी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, लेकिन इसको स्वीकार कीजिए। तो मैं इसमें मैं क्या कोई भी इसे बुरा नहीं मानता हूँ। समाजवादी पार्टी जो सवाल खड़े कर रही है, जब हम समाजवादी पार्टी, हम जब चुनाव कवर करने जाते हैं तो हम देखते हैं समाजवादी पार्टी किस तरीके से, मतलब वो जमाना भी लोगों को याद है नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का, जिन्होंने ये छोटे दलों या छोटी जातियों, मतलब जिसको कि OBC बोलते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, अभी EBC नहीं है जो बिहार में हो गया है, मतलब OBC में भी जो सब निचले हैं उनको खड़ा किया, उनका वोट उनका मिलता था, 4 बार वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब देखिए अखिलेश यादव सिर्फ 2 समीकरण पे हैं। अब उन्होंने PDA का नारा दिया है, जब उनको लगा कि ये सारा वोट हमसे छिटक रहा है, तो वो PDA का नारा लेकर के इनको खींचतान करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा सवाल एक पत्रकार के तौर पर सीधे से समझ में आता है कि अभी जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, इसमें 6 दलितों का प्रतिनिधित्व मिला है और 21% इनकी आबादी है। और अभी से अंदर बात होनी शुरू हो गई है कि भाई इनको कब मिला। तो अभी एक तरफ मायावती जी की पार्टी है, साथ में जो PDA के तहत जो समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश है कि एक बात जो मुझे जानकारी मिल रही है, पूरी तरीके से पुष्ट तो नहीं कर सकता मैं, कि अब अगले किसी चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी नहीं रहेगी, ऐसी जानकारी आ रही है, टूटी जानकारी आ रही है। तो लेकिन मायावती साथ में आ जाए, अगर नहीं आए तो कोशिश अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का ये है, फिर से वही जाति समीकरण कि PDA फॉर्मूले के तहत मायावती भले ना आए, उनकी जाति हमारे पास आ जाए। ये भी पूरी कोशिश है। तो ऐसे लेकिन मायावती पर तो सीधे सीधे आरोप लगते हैं कि वो BJP की B टीम के रूप में काम कर रही है। देखिए मीना जी, हम आप पत्रकार हैं, हम फील्ड में भी जाते हैं, विधानसभा लोकसभा हर चुनाव कवर करते हैं। जब मैं ये बात सुनता हूँ कि ये B पार्टी है, और जब मैं कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा लोकसभा चुनाव के, तो हमेशा मायावती ने एक ऐसा कैंडिडेट दिया है जो BJP को भी डेंट मारता था और समाजवादी पार्टी को भी डेंट मारता था। बहुजन समाज पार्टी की पूरी ये कोशिश थी कि 2 की लड़ाई में तीसरे की भलाई अगर हो जाए तो हमारा काम बन जाए। हालांकि काम बना नहीं, लेकिन ये आप ये समझ जाइए कि पूरी जाति समीकरण, मतलब जहां पे मुसलमान वोट हैं तो वो मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया। पश्चिम में मेरे ख्याल से 18% सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोट बैंक में 17 से 18% मुसलमानों का दबदबा है। तो वहां पे दमखम के साथ बहुजन समाज पार्टी ने मुसलमान प्रत्याशी खड़े किए। तो ये बात मेरे कम से कम बतौर रिपोर्टर मुझे समझ में नहीं आती। कोई भी पार्टी है और कोई किसी को अपने हाथ पे सजा करके अपना सब कुछ नहीं दे सकता जब तक कि उसकी सरकार में और राजनीति में हिस्सेदारी ना हो, कि वहां किनारे आप बैठे रहिए और आपको थाली में सजा के दे दें और उस बदले में कुछ चाहिए भी नहीं। तो मुझे तो ऐसा फिलहाल नहीं लगता। हाँ, ये जरूर है कि बहुजन समाज पार्टी अपना जो खोया हुआ जनाधार है उसे लेने की पूरी कोशिश जरूर कर रही है। तो उसका किसी भी चुनाव में देखिए 10 से 13%, 9 से 13% वोट बैंक उनके साथ रहता है, भले ही सीट उनको न मिले। तो एक चीज ये भी समझने वाली है बहुजन समाज पार्टी के साथ, 9 से 10% में
अब कांग्रेस भी अगर सेंध लगा देती है तो वो जो बिखराव है बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और बीजेपी का एक फिक्स वोटर तो है ही, तो ऐसे में बीजेपी की ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति साफ समझ में आती है आलोक पांडे जी फिर तो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अभी आप देखिए, जो पुरानी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, अभी वो दलित या ओबीसी अध्यक्ष ले आएगी तो फिर पंडितों को कुछ नहीं मिलेगा। जो सबसे ताकतवर पद है वो फिर ये बात तय हो गई है जिला अध्यक्षों को, सवर्णों को आगे बढ़ा करके कि जो मेन पद है वो ब्राह्मणों को, सवर्णों को उत्तर प्रदेश में फिर नहीं मिलने वाला। अब दलित, और मुझे ऐसा लगता है कि दलितों की संख्या और भी कम है, तो अगर आप उम्मीद करिए कि इसी के साथ अगर दलित प्रदेश अध्यक्ष हो जाए तो उसके अब ये जो हमारी चर्चा है इसके मायने बिल्कुल पलट जाएंगे, क्योंकि अगर दलित प्रदेश अध्यक्ष हो जाता है और अभी वो अगर जो 25, 30, 28 उसमें बाकी है आने में, उसमें तो ओबीसी और भी 15-20 हो जाए तो ओबीसी भी 50% प्लस हो जाएगा, दलित की संख्या कम बनी है, दलित प्रदेश अध्यक्ष दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी उस तरह से संतुलन बनाएगी ही बनाएगी। उसे पता है कि जो जातीय अस्मिता है, उसकी जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, राजनीतिक एस्पिरेशन, हर छोटी उत्तर प्रदेश में तो हर छोटी से छोटी जात के भी बड़े से बड़े राजनीतिक एस्पिरेशन है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, कोई एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, सबको सब कुछ चाहिए, जरूरत से ज्यादा चाहिए। तो ये सारे राजनीतिक दल जानते हैं कुछ हमारा फिक्स वोट बैंक है, या तो फिक्स है समाजवादी पार्टी के पास, पंडित फिक्स है बीजेपी के पास, इनको आप नरेट कर सकते हैं लंबे समय के लिए, थोड़े समय के लिए काम चल जाएगा। लोकसभा में अखिलेश यादव को वोट नहीं दिए परिवार के बाहर, नॉन यादव नहीं मिले ना, उन्होंने नॉन ओबीसी में रेस्ट किया कि चलो ठीक है यादव कहाँ जाएगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में उत्तर प्रदेश में कहा ना इनके कई मिनिस्टर ने कि बीजेपी और ब्राह्मणों का नाता तो पति पत्नी जैसा है, बीवी नाराज होगी भी तो पति को छोड़ के कहा जाएगी। ये घमंड बीजेपी के नेताओं को हमेशा रहा पंडितों को लेके, और 10 साल तक पंडितों को ज्यादा कुछ मिला भी नहीं, ये बात भी सही है। ये नाराजगी लगातार पिछले 1 दशक से तो है कि ब्राह्मणों को केवल झंडा पकड़ा दिया जाता है, भारतीय जनता पार्टी में झंडा उठाओ, बाकी जो सत्ता की चाबी है, जो सत्ता का मजा है वो तो दूसरे को मिलता है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने भूमिका तय कर ली है कि दलित ही प्रदेश अध्यक्ष होगा, या ओबीसी में जो बहुत नीचे ओबीसी कम ताकतवर ओबीसी में से, ईबीसी में से कोई एक प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले। तो इसलिए सवर्णों को पहले खुश कर दिया गया, सवर्ण और ब्राह्मण लॉलीपॉप दे करके, हमेशा लॉलीपॉप दे करके। प्रमोद जी, हमेशा सवर्ण और ब्राह्मण राजनीति में चर्चा का विषय रहे, हमेशा उनको लेकर उन्होंने जो कुछ इतिहास में हासिल किया या अपनी जगह बनाई उसको लेकर भी बड़ी मतलब कि उनका आधिपत्य है या उसको कम किया जाए, और वो कम हो भी रहा है, कम किया भी जा रहा है, सोच समझ कर रणनीति के तहत किया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी का इस तरह से लिस्ट में सवर्णों को अहमियत देना अपने आप में हैरानी है। नहीं मीना जी, हैरानी की बात तो खैर नहीं, क्योंकि देखिए अगर उत्तर प्रदेश में के आप बीजेपी के अंदर समीकरण देखें तो इसलिए, और आपने जो पहले कहा कि दलित को बनाया जा सकता है, मुझे उसकी पूरी आशंका है, क्योंकि मुख्यमंत्री सवर्ण है, क्षत्रिय में है, इसलिए वहां अब फिर अध्यक्ष भी अगर बना दे तो वो एक मैसेज गलत जाएगा। और पिछले 3 दशकों से जो जातिगत समीकरणों की राजनीति हो गई है, उस लिहाज से जब सारे दल कर रहे हैं तो फिर बीजेपी को भी करना लामुआजा है, और उसकी व्यवस्था है कि वो समीकरण वैसे गोट बैठा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अध्यक्ष तो शायद ब्राह्मण नहीं होगा, दलित की संभावना ज्यादा हो सकती है। हालांकि वो अभी जो 70 आए हैं जो दिए उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी ही हैं। ओबीसी में अगर आप देखें तो 26-25 हैं, और 36 के करीब जो है जिसमें कायस्थ भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, वो भी हैं। तो मुझे लगता है कि ओबीसी को शायद नहीं चयन करें, दलित जो 6 दिए हैं वो उनको रखा जा सकता है, उसका एक उस पर विचार हो सकता है। और जो अभी प्रशांत जी ने एक बात कही मायावती को लेके, जो बी टीम की बात थी, वो बिल्कुल बी टीम के रूप में ही 14 के बाद से बिहेव कर रही, वो इसलिए नहीं कि हम अपना खो दें। वहां जो उनके ऊपर मुकदमे हैं और वो जो केंद्र सरकार का जो चाल चलन है इस समय अपने विरोधियों को लेके, वो जो ईडी और सीबीआई है, ये वो दहशत है।
वरना जिसका 17% प्रशांत जी वोट बैंक रहा हो, वो घट के 7% 8% पे आ गया है। ये कहाँ गया? ये और ये जो जितने भी जो आपने एक बात कही कि पश्चिम में मुसलमानों को दिए, उन्होंने सबसे ज्यादा टिकट, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी बीजेपी की थी, क्योंकि मुसलमान वोट तो बीजेपी को नहीं मिलता है, वो तो समाजवादी पार्टी को जाता है, या इधर इस इलेक्शन में ले ले तो शायद कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा हुआ तो कांग्रेस को जाता है। तो इसमें मुसलमान जो खड़े किए उन्होंने, वो नुकसान तो बीजेपी को फायदा, और जो इंडिया गठबंधन था उसको नुकसान के लिए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी खड़े किए गए, ऐसा मेरी जानकारी है। बाकी राजनीति में तो कौन अंदर क्या है नहीं कहा जा सकता। जी विवेक पांडे जी प्रशांत जी बोले। हाँ मीना जी, मैं बस ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि बी टीम पे जो सवाल उन्हीं के जवाब में देना चाहता हूँ सर जो कह रहे थे, क्या आज के समय में किसी की हिम्मत है कि मायावती को जेल में डाल दे? मुकदमे तो बहुत होते हैं, कोई नाम लेकर के देखे, फिर देखिए देश का पूरा दलित कहाँ खड़ा होता है, किसके साथ खड़ा होता है। तो ये मजबूरी व्यवस्था भी समझिए, इसलिए ये मेरा अपना आकलन है, कोई प्रशांत जी नहीं होती। प्रशांत जी अब वो दौर गया दलितों वाला, अब दलित में उनके पास सिर्फ जाटव रह गया है और 7% रह गया है। तो जो दलितों का दलित पूरी तरीके से बटा हुआ है। अब दलित एक मुश्त जो काशीराम के समय की जो स्थिति थी, या जो एक घंटाक्रम जागरण तो हुआ था कि सब आ गए थे, पूरे देश में हल्ला मच गया था, वो हैसियत नहीं रह गई है। और उसके जितने भी नेता ऐसे थे जो दलितों से जुड़े हुए थे, वो सब पार्टी से किनारा कर गए हैं। तो अब मायावती रह गई है, और मायावती आपने आश्रित तो अपने संकट के दौर से गुजर रही हैं, और वो सिर्फ यही है कि ना तो वो एनडीए में रही और ना इंडिया में रही, वो बीच में आके लटक गई। और बीच में लटकने का ये जानते हुए भी राजनीतिक रूप से कि अगर हम न इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे तो फिर हमारा नुकसान होना है। और मुस्लिम की बात की वो मैंने बता दिया कि मायावती जैसी वरिष्ठ नेता बिना सोचे समझे, बिना कैलकुलेशन के, बिना गुणा भाग के इतना बड़ा फैसला नहीं कर सकती प्रमोद गोस्वामी जी, और हम सब इस बात को कहीं जानते हैं। और अगर मायावती जी अपने कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग खड़े करती हैं तो वो भी कहीं ना कहीं चेक बैलेंस का काम कि ठीक है मेरे को डरा के तो रख रहे हो, पर मैं भी डरा के लगातार आपको रखे हुए, कहीं ना कहीं तो अपनी जमीन पे मजबूती भी उन्हें रखनी पड़ेगी। आई एम श्योर ये सब भी ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन विवेक पांडे जी, आखिरी सवाल के लिए आ रही हूँ। धर्मेंद्र जी आपसे माफी चाहूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया है। विवेक पांडे जी, इस पूरी जो फिल्म है, क्योंकि हर लिस्ट एक अलग तरह की फिल्म होती है, इस फिल्म में अभी जो नेक्स्ट आना है, इंटरवल के बाद जो आनी है, आपने कहा उसके बाद समीक्षा हो रही है और थोड़ी स्पष्टता होगी, तो वो समीक्षा क्या हो रही है अभी इस वक्त पार्टी में, थोड़ा बताइए, ताकि अगली लिस्ट में क्या नजर आएगा, अगली फिल्म में क्या दिखेगा, ट्रेलर समझ में आए सबको। देखिए, जो अभी तक की लिस्ट में आपको नहीं दिखाई दिया वो सब कुछ अगली लिस्ट में है। एक तो मैं आपको संकेत दे रहा हूँ। दूसरी बात, राजनीति में कहीं ना कहीं देखिए परिणाम महत्वपूर्ण होता है, प्रमाण से अधिक परिणाम की महत्वता होती है। ये पूरी जो आप देख रही हैं जिलाध्यक्षों की घोषणा, हमें कहीं ना कहीं जो हमारी दृष्टि है वो आगामी चुनाव को लेकर के सीमित है, चुनाव पे केंद्रित है। और मैं तो जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि जातियों की राजनीति महत्वपूर्ण है, लेकिन आज जो वर्तमान परिणाम है, जो प्रमाण चल रहा है, जो वर्तमान परिधि है राजनीति की, मॉडर्न पॉलिटिक्स की, वो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से लेकर के अंतरराष्ट्रीय मसौदों तक के खांचों से जुड़ी हुई है। अब आप सोचिए कि केवल क्षेत्रीय राजनीति, भाषा की राजनीति कर करके आप अपने आप को सरवाइव कर ले जाएंगे, तो उसकी हालत आप देख रही है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की स्थिति कैसी होती जा रही है। यही कारण है कि अब आपको एक ब्रॉडर वे में आकर के कहीं ना कहीं नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ जुड़ना होगा, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। और हमने कोशिश यही की है कि आगामी प्रदेश अध्यक्ष भी इंटरनेशनल मुद्दों से जुड़ेंगे सर। प्रदेश अध्यक्ष इंटरनेशनल मुद्दा, एक बात तो उन्होंने बता दी आलोक जी, वो ये कि इस लिस्ट से जो चर्चाएं और आलोचनाएं हो रही हैं उसका करेक्शन अगली लिस्ट में होगा, ये तो उन्होंने संकेत दिया। वो क्यों 28 है, वो 28 है मैडम, क्यों कितना करेक्शन कर लेंगे उस 28 में? 70 में नहीं हुई करेक्शन, 28 में करेक्शन हो जाएगा कितना? जी जी, ये देखने वाली बात है। वैसे भी आलोक जी, वैसे भी आलोक जी, बीजेपी कोई काम बिना सोचे समझे करती है, ये सोचना भी सही नहीं होगा। ये बिल्कुल बिल्कुल वो मुझे लगता है अगला अध्यक्ष की तैयारी है।
हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में जो पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने दिया है उसका मुकाबला करने के लिए आक्रामक अंदाज में तैयारी कर रही है और उसके लिए सवर्णों को नाराज नहीं किया जा सकता, इसलिए सवर्णों को पहले खुश करके पहली लिस्ट में जिला अध्यक्षों को बम्बार्टमेंट, एक तरह से बम्पर जो कहते हैं कि छप्पर फाड़ के दिया है, वो वाली स्थिति है। आने वाली लिस्ट में इसमें क्या करेक्शन होंगे, क्या समीक्षा है, वो देखना होगा, लेकिन संकेत साफ है कि अखिलेश यादव तैयार हो जाए। न्यूज़ 24 में अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।